नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और शो में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। बाजार में सीमित दायरे में कारोबार। निफ्टी 25,550 के पास सपाट। बैंक निफ्टी 100 अंक फिसलकर 57,200 के पास। आईटी, मेटल और रियल्टी शेयरों में गिरावट। फार्मा सेक्टर पर ट्रंप की धमकी का असर नहीं। ल्यूपिन, लॉरिस लैब, बायोकॉन में करीब 2% की तेजी। वहीं नेटको और टोरेंट फार्मा भी करीब 1% ऊपर। 50% टैरिफ के ऐलान से कॉपर शेयरों पर हल्का दबाव। हिंद कॉपर और वेदांता में 1 से 2% तक की कमजोरी। हिंडाल्को और हिंदुस्तान जिंक में हल्की गिरावट। कमजोर बिजनेस अपडेट से टाटा स्टील 1% से ज्यादा नीचे। वहीं क्रूड स्टील प्रोडक्शन में सुधार के बावजूद जेएसडब्ल्यू स्टील पर हल्का दबाव। खपत वाले शेयरों में मजबूती कायम। वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर और एचयूएल में 1.5 से 2% तक की तेजी। तो डाबर, इमामी और ब्रिटानिया में भी मजबूती। रियल्टी में 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। फिनिक्स, ब्रिगेड और गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2 से 4% की कमजोरी। तो शोभा और डीएलएफ में भी गिरावट। 2 नए एसएमई आईपीओ, स्मार्ट एंड पावर और केमकार्ट इंडिया का आज आखिरी दिन। दोनों ही एसएमई आईपीओज में मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। और एसएमई ग्लेन इंडस्ट्रीज का आज दूसरा दिन। प्राइस बैंड 92 से 97 रुपए। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक का और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले 1 घंटे आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कुछ अहम सेगमेंट भी हमारे साथ होंगे और इसके साथ ही बड़ी खबरों पर भी नजर हमारी रहेगी। इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान शो में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ आज जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जी जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। इसके अलावा हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजीत मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के। मैं आप दोनों के पास आऊं और बाजार पर एक नजरिया लूं, उससे पहले जरा बाजार का ब्यौरा दे देता हूं। तो एक रेंज में ही बाजार 25,500 के पास इस वक्त आप देखिए निफ्टी कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 57,150 के पास बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ। जरा ब्रॉडर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहां आधे % की हमें तेजी देखने को मिल रही है। वहीं मिड कैप में भी हरियाली नजर आ रही है और हालांकि एक तरह से फ्लैट ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। अगर निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने हम लेकर आए तो देखिए, एशियन पेंट्स निफ्टी का टॉप गेनर है। आज 1.5% तक की तेजी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस भी लगभग 1.5% मजबूत नजर आ रहा है। इसके अलावा एचयूएल लगभग 1.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। ट्रेंट, जियो फाइनेंशियल और श्रीराम फाइनेंस में लगभग 1% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। दबाव कहां है? एचसीएल टेक देखिए 1.5% से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी का टॉप लूजर इस वक्त एचसीएल टेक। अगर बाकी स्टॉक्स की बात करें, टाटा स्टील 1.5% गिरता हुआ। हिंडाल्को में लगभग 1% की गिरावट। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो और अपोलो हॉस्पिटल में आधे % के करीब गिरावट देखने को मिल रही है। इन सबके बीच में जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं और सबसे पहले चलते हैं अजीत जी आपके पास। टेक्निकल लेवल्स पे बाजार को कैसे देख रहे हैं, जरा बताइए। प्रशांत देखिए, लास्ट वीक पूरा हफ्ता कंसोलिडेशन का था। बट उस पूरे कंसोलिडेशन में एक चीज ये थी कि मार्केट में गिरावट जो थी वो बहुत नॉमिनल सी एक जिसे कहते हैं कि टाइम वाइज करेक्शन मार्केट ने वो एक्सपीरियंस किया, करीब आधे % की कट। इस वीक की शुरुआत भी कुछ उसी टोन के साथ हुई है। कहीं ना कहीं मार्केट वेट कर रहा है फ्रेश ट्रिगर्स की, जैसे कि अब अर्निंग्स की शुरुआत हो रही है, ट्रेड डील से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स एंड ऑल। तो टोन पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो रहेगा जब तक कि आप 25,200 के ऊपर है, जहां पे कि आपकी शॉर्ट टर्म एवरेज करीब 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो प्लेस है, तब तक आपका पोजिशनली टोन पॉजिटिव रहेगा।
तेजी या फिर मोमेंटम कब लौटेगा, जब आप 650 के ऊपर निकलेंगे, तब फिर आप दोबारा से देखेंगे कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अदरवाइज थोड़ा बहुत रेंज बाउंड बायस मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है। तो इन सब के बीच में स्टॉक स्पेसिफिक रहना ये ज्यादा यू नो बेटर विकल्प है, कंसिडरिंग कि अक्रॉस द बोर्ड पहले एफएमसीजी साइडलाइंस पे था, अब तो वहां से भी पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड आपको पार्टिसिपेशन मिल रहा है ऑन द रोटेशनल बेसिस। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स को अभी वेट एंड वॉच के मोड में देख सकते हैं। इस पर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति के साथ आपको इस वक्त बाजार में अपनी रणनीति आगे बढ़ानी चाहिए। चलिए, राजेश पटेल हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी राजेश जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी। हाँ, मेरे पास आदित्य बिरला कैपिटल 272 रुपये से मैंने 500 शेयर खरीदे हैं। ठीक है। वो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल है बजाज फाइनेंस। हाँ। मैंने 2018 में करीबन 1700 की एवरेज से खरीदा था 55 शेयर। तो वो स्प्लिट होके अभी 550 शेयर हुए हैं। अच्छा, तो उसमें अभी 1-2 साल लॉन्ग टाइम के लिए मैं रख सकता हूँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है। तो सबसे पहले बजाज फिनांस पे राय ले लेते हैं। गौरांग सर, नमस्कार। बजाज फिनांस पे राय दीजिए। इन्होंने एवरेज प्राइस 1700 बताई, लेकिन उसमें स्प्लिट वाले शेयर भी शामिल हैं और लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है बजाज फिनांस पे। बताइए क्या करना चाहिए। धन्यवाद प्रशांत भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। राय देने से पहले अनिवार्य है कि डिस्क्लोजर हम दे दें। जो भी राय निवेश लायक रणनीति हम आपके समक्ष आज रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो लंबी अवधि के लिए। अब आते हैं इनके प्रश्न के ऊपर। बहुत ही सुलझा हुआ निवेश मैं मानता हूं पटेल साहब का है यहाँ पर, और यही एक उदाहरण होता है कि अगर आपने अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए ब्याजबी स्तर पर या फिर मूल्यांकन पर निवेश किया तो किस प्रकार से आपकी पूंजी में वृद्धि होती है। अब हाल ही में स्प्लिट और बोनस को लेकर के एडजस्टमेंट हुई थी, करीबन 950 के आसपास मौजूदा स्तर बजाज फाइनेंस का। हमारी रिसर्च टीम की तरफ से लंबी अवधि के लिए बजाज फाइनेंस में निवेशित और खरीदारी करने की राय है। और हमें लग रहा है कि, और ये एक ऐसा शेयर था प्रशांत भाई, जब पिछले अक्टूबर से पिछले साल में जब बाजार में गिरावट हो रही थी तो ये अपने आप को संभाले हुए था और अपने सर्वोच्चम शिखर के पास जाकर उसको पार भी किया। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है, रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप बने रह सकते हैं बजाज फाइनेंस में। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको फिलहाल बजाज फाइनेंस में मिलती हुई। अजीत जी, इनका एक और सवाल आदित्य बिरला कैपिटल पे भी है और यहाँ पर जो है वो शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। मैं एक बार बाइंग प्राइस बता देता हूँ, 271 के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। मींस अगर आप देखेंगे लास्ट लेग करीब 210 से लेकर 280 का जो मूव था, ऑलमोस्ट एक वर्टिकल राइज स्टॉक में देखा है। तो उसके बाद एक नॉर्मल कंसोलिडेशन स्टॉक में एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने हाइज के पास खरीदा है। मेरे हिसाब से अब इनका बाइंग प्राइस ही इनका स्टॉप लॉस है, करीब 271 के पास इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि उसके नीचे आया तो फिर एक प्रॉफिट टेकिंग का टोन इसमें आ सकता है, जो कि स्टॉक करीब 260 या शायद उससे भी नीचे लेके जाए। तो 271 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अप साइड पे बेसिस हिज इनका जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 282 से लेकर 250 290 तक का जोन है, वो एक एरिया रहेगा जहां पे कि ये स्टॉक दोबारा से रेजिस्ट करेगा। तो वहां थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने की रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त आपके स्टॉक पे। श्रीकांत जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैं 89 स्वदेश का बहुत फैन हूँ सर, आपका चलिए, चैनल हमें बहुत बड़ी खुशी अच्छा हो रही रहता है कि आप प्रशंसक हैं हमारे चैनल के। बताइए आज हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। मैं कर्नाटक गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। जी जी हाँ, मेरा इराडा का शेयर है सर, जी। 1000 शेयर है, इन्वेस्टमेंट है मेरा। और 1 साल हुआ, अभी 180 के ऊपर नहीं जा रहा है, मेरा एवरेज प्राइस 180 है। क्या करना चाहिए? चलिए चलिए, इरेडा पे राय जानना चाहते हैं। कितना समय देना चाहते हैं श्रीकांत जी।
लॉन्ग टर्म है सर मेरा। ठीक है, ठीक है, ठीक। 2-3 साल तक चलेगा। ठीक। और गौरांग सर को भी नमस्कार सर मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गौरांग सर, श्रीकांत जी ईटी नाउ स्वदेश और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की एडवाइस के प्रशंसक हैं। उन्होंने पहले ही अपने टिप्पणी में कहा कि वो लगातार चैनल को देखते हैं और लगातार मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं। हमें बताइए इरेडा पर उन्हें क्या करना चाहिए? लंबे समय से बने हुए हैं और अभी भी हड़बड़ी नहीं है इन्हें इरेडा में। 180 इनका एवरेज प्राइस है। श्रीकांत भाई, सबसे पहले तो प्रशंसा और शब्दावली का प्रयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से, शुभ प्रभात हमारे तरफ से। अगर लंबी अवधि का निवेश है प्रशांत भाई इनका, तो मैं इनको पहले तो ये राय दूंगा कि रोज या फिर हर हफ्ते भाव को देख करके अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको ज्यादा तकलीफ ना दे। अगर लंबी अवधि का निवेश है तो आप निवेश कर दीजिए और तिमाही नतीजों पर या छमाही नतीजों पर या फिर साल दर साल नतीजे आते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें। जहां तक इरडा का सवाल है तो मुझे स्पष्ट रूप से याद है जब इसका आईपीओ आया था कुछ समय पहले, तब भी और उसके पश्चात हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की करने की राय है। ये कंपनी नई ऊर्जा उत्पादन जो कि सूर्य और वायु से पैदा होती है और बाकी अन्य जो ऊर्जा उत्पादन है उसको वित्तीय सहायता करती है, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट देती है उस उत्पादन क्षमता को खड़ी करने के लिए। जिस प्रकार से सरकार की नीतियां रही हैं और आने वाले 3 से 5 साल में जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन जुड़ेगी, खास करके ज्यादातर तो वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी होगी। और इस कंपनी के मैनेजमेंट ने भी अपनी ऑर्डर बुक को लेकर के बहुत ही सकारात्मक नजरिया आप सबके समक्ष रखा है। लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहें और ज्यादा छोटी मध्यम अवधि में उतार चढ़ाव पर ऊपर ध्यान न दें। तो ये सलाह है इरेडा को लेकर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की शुरुआत कर लेते हैं। और ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं। लक्ष्मीकांत जी बताइए ऑप्शंस में कहां मौके दिख रहे हैं आपको? जी सुप्रभात। तो आज के ऑप्शन चैंपियन में बजाज फाइनेंस में हमें मौका दिख रहा है। काफी दिनों के डिक्लाइन के बाद यहाँ पर 50 DMA लेवल्स पर एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और यहीं से एक पुल बैक मूव ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 940 का कॉल ऑप्शन बजाज फाइनेंस में बाय करके चलना चाहिए। अभी ये अराउंड 23-25 के बीच में अगर आता है तो इसको बाय करके चलें और इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 40 रुपीज़ के हैं और हमें 16 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है इसमें बजाज फाइनेंस के 940 की कॉल ऑप्शन में। तो ओवरऑल जो रिस्क है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 6000 रुपीज़ का और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 12,000 रुपीज़ का। तो बजाज फाइनेंस एट द मनी कॉल ऑप्शन 940 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे। करंट भाव भी वही है, 23 से 25 के आसपास प्रीमियम का भाव दिखे तो आप खरीदे, 40 तक ये जा सकता है। इस प्रीमियम के लिए जो स्टॉप लॉस है 16 का लगाया गया है। शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि ऑप्शंस में क्या मौके दिख रहे हैं। लेकिन रिस्क डिस्क्लोजर हमेशा की तरह एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। घाटा होने के बाद भी आपको 28% ट्रांजैक्शन भी देने पड़ते हैं। तो जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा भी। और अभी भी रिसेंट में भी सेबी के जो डेटा है वो साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रेडिंग में किस तरह के नुकसान होते हैं। तो आपको पहले अपने स्किल को डेवलप करें फिर आगे इसमें ट्रेड करें। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम अपने दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइए, सवाल भेजते रहिए, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो चलिए एसएमई आईपीओ से सावधान में हम आपको लगातार आगाह करते आ रहे हैं कि हमारा मकसद आपको उन एसएमई आईपीओ से सावधान करने का है जिसमें आपके पैसे ना डूब जाए। शरद दुबे आज फिर से कई एसएमई आईपीओ पर स्पेशल रिसर्च लेकर हाजिर है। शरद, आज क्या खास है? बिल्कुल, आज एसएमई आईपीओ में एक एसएमई आईपीओ खुल रहा है एस्टन फार्मा करके। फार्मा स्पेस की कंपनी है लेकिन इस पर डिटेल एनालिसिस किए हैं, लेकिन कंसर्न्स बहुत आ रहे हैं। प्रशांत, विश्व मोहन, ऑफकोर्स मर्चेंट बैंकर पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ इनके मर्चेंट बैंकर नए नाम है सौभाग्य कैपिटल ऑप्शंस। अब ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न्स देखने मिले। सबसे पहले मैंने वैल्यूएशन चेक किए, रिच साइड में आईपीओ वैल्यूएशंस हैं। आईपीओ प्राइस्ड 18 टाइम्स हैं FY25
अर्निंग्स को लेकर, लेकिन प्रीमियम क्यों एंजॉय करेगी कंपनी? एक टाइप से कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो FY25 में पैट जो है ऑलमोस्ट 218% बढ़ गया है। अब ये क्या सस्टेनेबल होगा कि नहीं, इस पे ऑफ कोर्स थोड़े सवाल उठते हैं। और याद रखिए एक बहुत फ्रैगमेंटेड मार्केट है, कंपटीशन जो है एक इंटेंसिव जो है प्राइसिंग को लेके होता है। जेनरिक फार्मा सेगमेंट में है तो मार्जिन्स बहुत कम रहते हैं। अगर ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ खास मोट नहीं है कंपनी में। और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं क्रिटिकल प्रोडक्ट्स को लेके, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कंपनी में जो है आप कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक मोड एक फार्मा कंपनी की तरफ से नहीं देखने मिल रहा है। ऑफकोर्स अगर आपके थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स हैं तो आपके R&D वो भी जो है बहुत कम होता है। लेकिन इस पर और डिटेल स्टडी जो है तपन ने की है। गुड मॉर्निंग तपन, आप क्या रहेगा कंपनी का व्यूज़ आपका और क्या रिकमेंडेशन देंगे? देखिए, प्रॉब्लम यही है कि ना इस कंपनी का जो बिजनेस है ना वो जेनरिक फार्मा में, और वहाँ कंपटीशन बहुत है, तगड़ी कंपटीशन और काफ़ी सारे प्लेयर्स है। और उनका आप देखें तो एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक नो अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा हो रहा है, जैसे सिएरा लियोना, घाना। तो वहाँ कोई भी इशू होता है तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। अगेन आउटसोर्सिंग काफ़ी है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल जो उनके प्रोडक्ट्स है ना वो आउटसाइड से वो बना के बेचते हैं, तो वहाँ भी क्वालिटी रिस्क रहता है। फिर वो डिस्ट्रप्शन ऑन सप्लाई चेन का भी इशू रहता है। अगेन इनको क्या प्रॉब्लम दूसरा एक जो बड़ा आ रहा है ना कि इनका जो फंडिंग है ना काफ़ी हद तक वर्किंग कैपिटल पे जाने वाली है। अगर इनको है ना डेट काफ़ी हद तक यहाँ लगेगा आगे जाके, अभी तो कुछ अराउंड 7 करोड़ के आसपास का डेट है, लेकिन आगे जाके वो बढ़ने की पूरी संभावना है क्योंकि यहाँ कैपिटल काफ़ी रिक्वायरमेंट होगी आगे जाके। प्रमोटर का है अच्छा खासा एक्सपीरियंस ये फील्ड में, लेकिन 6 साल से ये ऑपरेशन में है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते। हाँ, जो प्रॉफिट जंप आया जिस तरह से आपने बोला, लेकिन वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, क्योंकि आगे जाके कंपटीशन ज़्यादा रहेगी। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ ना तो थोड़ा कह सकते हैं, थोड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम भी है, लिस्टिंग गेंस थोड़ा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे ये यहाँ कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। वैल्यूएशन फेयरली है और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि इनकी कंपटीशन इतनी हाई है कि तो मैं थोड़ा वेट करेंगे, और अभी के लिए तो मैं इसको अवॉइड ही बोलूँगा। तो एस्टन फार्मा पे जो है तपन की राय अवॉइड का कॉल आ रहा है इस IPO को लेके। लेकिन अब चलते हैं यहाँ पे जो है बाजार की ओर। विश्व मोहन, बाजार में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स दिख रहे हैं अभी? देखिए, बाजार की अगर बात करें तो आज बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दोपहर के दौरान थोड़ी रिकवरी यहाँ से ज़रूर बढ़ेगी। जैसा कल भी हमने देखा था, आज फिर से सुस्ती ही है। फर्स्ट हाफ में हम देख रहे हैं आज को सुस्ती रहती है, सेकेंड हाफ में एक्शन दिख जाता है। लेकिन एक जो हैंगओवर है वो ट्रेड कंसर्न को लेकर है। टैरिफ लगातार जिस तरह की धमकियाँ दे रही है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ साथ कॉपर पर टैरिफ वहाँ लगाए गए हैं, फिर अब फार्मा टैरिफ की धमकी दी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बाजार में ओवरहैंग रहेगा। चलिए, एक दर्शक है, इन्होंने इस बीच सवाल भेजा है, प्रसाद नाम है उनका। प्रसाद जी बताइए क्या सवाल है सर आपका? सर आप अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दे और फिर सवाल पूछे। चलिए कोई बात नहीं, आप टीवी पर ही आपके जवाब मिल जाएंगे। इनके पास टीवीएस सप्लाई चेन के 100 शेयर है 203 रुपए के भाव पे। अजीत जी, टीवीएस सप्लाई चेन 203 के भाव पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे तो अभी चैलेंज ही नजर आ रहा है, बिकॉज काफी ज्यादा स्टॉक में पिटाई हो चुकी है और एक रेंज में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी। रिकवरी के केस में भी बहुत सारे हर्डल्स हैं इसको क्रॉस करना। पहला तो एकदम नजदीक में 135 के पास, अगर वो क्रॉस होगा तो फिर 145। नियर टर्म का आउटलुक तो देखिए साइडवेज नेगेटिव ही है, तो मेरे हिसाब से तो इनको कोई भी रिकवरी पे एग्जिट करने की राय होगी। मीनवाइल 128 पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए, और जब भी मैंने जैसे बताया कि 135 के बाद 145 उन लेवल्स के पास डेफिनेटली एग्जिट के बारे में सोचा जा सकता है। ओके, तो ये सलाह है टीवीएस सप्लाई चेन को लेके। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। जाने से पहले कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर आप? शुक्रिया। देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली इनमें कोई भी स्टॉक मैं होल्ड नहीं करता हूं, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। ओके, शुक्रिया सर आपका। गौरांग सर, आप बने रहें। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि टाइम्स नेटवर्क आपको दे रहा है मार्केट एक्सपर्ट बनने का सुनहरा मौका। अगर आप हैं सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट, देश के किसी भी शहर में काम करते हैं, ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश देगा आपको मौका। कैसे, चलिए बताते हैं। मार्केट एक्सपर्ट बनने का बड़ा मौका। जुड़िए ईटी नाउ
और ईटी नाउ स्वदेश के साथ। भेजिए हमें अपनी जानकारी, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सेवी रजिस्ट्रेशन नंबर। शेयर कीजिए अपनी टॉप 5 कॉल्स का वीडियो। हमें अपना वीडियो और जानकारी मेल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। चुने हुए एक्सपर्ट को मिलेगा ब्रेक के बाद जुड़ चुके हैं एक बार फिर से आप यो स्टॉक के साथ। चलिए इस वक्त कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइन सबसे पहले देख लेते हैं। बाजार में सीमित दायरे में कारोबार, निफ्टी 25,550 के पास सपाट। बैंक निफ्टी सॉन्ग फिसलकर 57,200 के पास। आईटी, मेटल और रियल्टी शेयरों में गिरावट। फार्मा सेक्टर पर ट्रंप की धमकी का असर नहीं। नेटको, लॉरस लैब्स और बायोकॉन में 2 से 3% की तेजी। वहीं ल्यूपिन और टोरेंट फार्मा में भी करीब 1% की मजबूती। 50% टैरिफ के ऐलान से कॉपर शेयरों पर हल्का दबाव। हिंद कॉपर और वेदांता 1 से 2% तक कमजोर। हिंडाल्को और हिंदुस्तान जिंक में हल्की गिरावट। कमजोर बिजनेस अपडेट से टाटा स्टील 1% से ज्यादा नीचे। वहीं क्रूड स्टील प्रोडक्शन में सुधार के बावजूद जेएसडब्ल्यू स्टील पर हल्का दबाव। खपत वाले शेयरों में मजबूती कायम। वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर और एचयूएल में 1.5 से 2% तक की तेजी। तो डाबर, इमामी और ब्रिटानिया में भी मजबूती। रियल्टी में 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। फिनिक्स, ब्रिगेड और गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2 से 4% की कमजोरी। तो शोभा और डीएलएफ में भी गिरावट। ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद घरेलू बाजार में निवेशकों का भरोसा कायम। जून में इनफ्लो करीब 68% बढ़कर करीब 49,095 करोड़ हुआ। वहीं इक्विटी इनफ्लो में भी करीब 24% का इजाफा। नए एसएमई आईपीओ स्मार्ट एंड पावर और कैमकार्ट इंडिया का आज आखिरी दिन। दोनों ही एसएमईज आईपीओ में मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड किया है। एसएमई आईपीओ ग्लेन इंडस्ट्रीज का आज दूसरा दिन। प्राइस बैंड 92 से 97 रुपए। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। और आज से 11 जुलाई तक के लिए खुला एस्टॉन फार्मा का एसएमई आईपीओ। तपन दोषी ने दी अवॉइड की सलाह। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं यो स्टॉक। अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, तरीका बेहद आसान है। ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है और इसके साथ ही जो सोशल मीडिया एड्रेसेस हैं, यहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और यही नहीं, आप अपने सवाल यूट्यूब पर भी पोस्ट कर सकते हैं। हम बीच बीच में उन सवालों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। याद रखिए, स्पष्ट सवाल भेजिए। अपना, अपने शेयर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने वो शेयर लिया हुआ है और आपका नजरिया क्या है, ये जरूर बताइए। और इस आधार पर हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देंगे। गौरांग सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बीच हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ तैयार हैं। सर्वेश नागर साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं? मैं सर सीहोर से बात कर रहा हूं सर। जी जी, बताइए क्या करते हैं सर्वेश जी आप? सर मैं तो सर खेती करता हूं। अरे वाह वाह वाह। तो किस चीज की खेती करते हैं आप? सर जैसे गेहूं लगाते हैं, मूंग है और धान। अभी धान का रोप डाला है, धान अब लगने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि ये जो हमारे धरती पुत्र हैं, मतलब हमारे किसान, जो हमारी इकॉनमी, हमारे देश की रीढ़ है, वो भी अब पूरी तरह से अपने इस निवेश और बाकी चीज़ों में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। सर्वेश जी, अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए आपसे। हमें ज़रा बताइए कि आपका सवाल क्या है, कौन सा शेयर लिया है और कितना समय देना चाहते हैं आप? सर एक्चुअली क्या वो जिस दिन वो ऑर्डर का लगा था उसमें एनसीसी में, जी तो उस दिन थोड़ा सा हाई प्राइस में मैंने 236 पे मैंने उसको बाय कर लिया था। ठीक है। तकरीबन 505 शेयर ले लिए थे मैंने। ठीक है। तो सर उसका थोड़ा सा मुझे आपसे थोड़ा राय लेना था, उसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। समय देंगे आप पूरा, मतलब आपका नजरिया लंबी अवधि का है या शॉर्ट टर्म का?
शॉर्ट टर्म में है सर। शॉर्ट टर्म का नजरिया है। गौरांग सर, वैसे तो इनकी छोटी अवधि का नजरिया है, एनसीसी पे जरा राय दीजिए। 236 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है, क्या करना चाहिए? और एक विस्तृत नजरिया भी दीजिए इस स्टॉक पर अगर आपके कवरेज में है। प्रशांत भाई, सबसे पहले तो सर्वेश जी को भी मैं नमन करना चाहूंगा। धरती पुत्र के साथ साथ ये अन्नदाता भी हैं, हमारे किसान भाई हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा लगता है जब ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण से लोग खास करके कृषि क्षेत्र से शेयर बाजार से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि किस प्रकार से शेयर बाजार के बारे में जानकारी अब सिर्फ बड़े छोटे या मझौले शहर तक सीमित नहीं है, ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण इलाकों में और कृषि से क्षेत्र जुड़े इलाकों में भी जाकर के पहुंच रही है। तो सर्वेश जी, पहले तो मैं आपसे दरखास्त ये करूंगा कि आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फसल की पैदावार करते हैं, ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है और शेयर बाजार से जुड़े रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ट्रेडिंग के लिए ले लिया और फिर आप अपने काम पे निकल गए या अपने खेत में निकल गए खेती बाड़ी करने के लिए। ऐसा अगर होता है तो इस तरीके की परिस्थिति हो सकती है जहां पर आपने थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर पर लिया है एनसीसी लिमिटेड का शेयर। सर्वेश जी, ये कंपनी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य स्थापित ये कंपनी है। हमारी रिसर्च टीम के तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है सर्वेश जी। और अगर आपके पास समय परिवर्तन की अनुमति है, यानी कि अगर आप लंबा समय दे सकते हैं, अगर आपके पास वो अनुकूलता है या फिर समय दे सकते हैं, तो 277 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छी कंपनी में निवेश किया है। एक ही बाधा है कि आपके पास समय सीमा की जो कमी है वो इस परिस्थिति में थोड़ी बहुत नकारात्मक है। अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है, 277 के लक्ष्यांक है। तो सर्वेश जी, इतना ध्यान रखिए कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से घटनाएं खड़ी होती है, खबरें आती हैं, बाजार उसी प्रकार से प्रतिक्रिया देता है और जोखिम झेलने की क्षमता सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए। पहले तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप निवेश करते हैं तो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा होनी चाहिए जोखिम झेलने की क्षमता। ठीक, तो ये आपको एक विस्तृत नजरिया और मार्गदर्शन मिला है सर्वेश जी, और हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे और अब अपने कॉलर को जोड़ते हैं। माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माही, नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, हम नागपुर से बात कर रहे हैं। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? सर, आप हमारे लिए इतने मेहनत करते हैं तो इसके लिए पहले तो हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं आपका। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वाकई हम शुक्रगुजार हैं। और इस तरह की हौसला अफजाई और इस तरह की प्रोत्साहन की ही ज़रूरत होती है। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दें। आज बताइए, आज आपकी समस्या क्या है, किस स्टॉक में आपने खरीदारी की? हाँ सर, एनबीसीसी की क्वांटिटी है 150 और प्राइस है 73 जी। और दूसरा स्टॉक है HFCL, क्वांटिटी है 362 और स्टॉक प्राइस है 87। ठीक है माही, दूसरा स्टॉक तो हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन एनबीसीसी पे जरूर हम आपको राय देंगे। और इसके साथ ही सबसे पहले तो आपको बधाई, 73 का प्राइस आपने बताया, उस हिसाब से आपको फायदा हो रहा है। अभी और कितना समय देना चाहते हैं इस स्टॉक को? सर दे सकते हैं, 2 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, तो एनबीसीसी पर गौरांग सर जरा राय दीजिए। इन्होंने जो खरीदारी की है वो 73 रुपए पे की है और अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर बना रहे हैं, और अभी भी कोई जल्दबाजी नहीं है। उनका कहना है कि अभी 2 साल तक रुक सकता है स्टॉक में। तो भाई जी, पहले तो, और ये भी एक और कंपनी प्रशांत भाई जो निर्माण कार्य से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी है, लेकिन एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। अच्छी बात इस निवेश की है कि निवेश का स्तर काफी महफूज। दूसरी तरफ जिस प्रकार से निर्माण कार्य केंद्रीय स्तर पर सरकार कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें कर रही हैं, और उसके साथ साथ एक नया आधुनिक ढांचा खड़े करने का प्रयास सरकार की तरफ से हो रहा है। जो पुराना ढांचा है उसको भी मरम्मत करके आधुनिक बनाने का प्रयास चल रहा है। इस पूरे परिस्थिति में हमें लग रहा है कि जो निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनियां, मिसाल के तौर पर अभी हमने एनसीसी लिमिटेड की बात की, अब हम एनबीसीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो बने रहने की राय है पहले तो माही जी एनबीसीसी में।
आपके पास 2 साल का नजरिया है, बहुत ही पर्याप्त नजरिया है। बहुत ही सीमित लक्ष्यांक मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, वो है 126 के आसपास का अनुमानित, क्योंकि पहली तिमाही के नतीजे पर्दे उठेंगे। कल से टीसीएस घोषणा करेंगे और उसके पश्चात बाकी सब कंपनियां, पर्दा उठेगा पहली तिमाही के नतीजों पर। तो अगर नतीजे अच्छे आएंगे तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। फिलहाल आप बने रह सकते हैं एनबीसीसी। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको एनबीसीसी में इस वक्त मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। धीरज रावत का सवाल बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे पास यूट्यूब के जरिए आया है और खपत क्षेत्र की अग्रणी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स पर राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस एक बार मैं गौरांग सर बता देता हूं, 1448 1448 ये इनकी बाइंग प्राइस है। फिलहाल नुकसान में है लेकिन 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। गौरांग सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स आपको कैसा लगता है? इस बाइंग प्राइस के हिसाब से ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, 6000 तक का नुकसान इनको हो रहा है। देखिए, ये शेयर खपत से तो जुड़ा हुआ है प्रशांत भाई, लेकिन खपत अगर ज्यादा कर लेते हैं तो आपकी सेहत के लिए परिस्थिति बिगड़ सकती है। सबसे पुरानी कंपनी है, काफी सालों से स्थापित। हाल ही में कुछ सालों पहले मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। मौजूदा स्तर करीबन 1365 के आसपास। इनका निवेश 75 शेयर 1450 के आसपास, तो करीबन 90 रुपए के आसपास इनको मौका मिल रहा है। अगर इनके पास लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़ने के लिए 25 शेयर या 50 शेयर या जितना भी शेयर इनके पास निवेश लायक पूंजी है जोड़े। ये अनिवार्य इसलिए होगा क्योंकि इनके दाम से नीचे चल रहा है करीबन 90 रुपए, तो अपना निवेश का स्तर नीचे लाने की बहुत ही आवश्यकता है। और अगर ऐसा कहते हैं तो फिर से अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 1530 के आसपास के नतीजे आ रहे हैं। खपत जुड़ा हुआ है, इसके कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी खपत भी अच्छी है, मार्केट शेयर भी अच्छा है और इनके प्रोडक्ट ऑफरिंग अलग अलग स्तर पर है। एंट्री लेवल, मिड साइज और हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स भी ये बेचते हैं। कुछ दिक्कतें खड़ी होती हैं जब राज्य स्तर पर एक्साइज ड्यूटी या फिर किसी तरह का वैट में वृद्धि होती है या फिर किसी राज्य में पूर्ण तरीके से पाबंदी लग जाती है, तो थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण होता है। लेकिन लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। हो सकता है तो एवरेज करे थोड़ा बहुत। तो एवरेज वाली रणनीति भी आपको गौरांग जी ने बता दी और इसके साथ ही नजरिया भी आपको बता दिया गया, आगे के लक्ष्यांक भी बता दिए गए। कुणाल हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग जी, मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ सर। जी जी, पूछिए अपना सवाल। और मैं गौरंग जी का बहुत फैन हूँ, उनका काफी चैनल पे देखता हूँ और उनका एडवाइस लिया और इट्स ऑनर टू टॉक टू हिम टुडे एंड सी हिम ऑन स्क्रीन एंड ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर सर। आपने मेरा कॉल एक्सेप्ट किया, थैंक यू सो मच। जी जी जी, पूछिए अपना सवाल पूछिए। सर मेरे पास एक्चुअली हिंडाल्को मेरे पास 10 साल से था ये, तो ये मैंने भी डीमैट किया तो वो 689 के रेशियो से डीमैट हुआ है। ठीक है, 250 शेयर। ठीक है, 250। तो अभी इसको मैं क्या करूँ, रॉन्ग टाइम रखूँ या क्या, क्योंकि एकदम स्लो मूविंग स्टॉक है, डिविडेंड भी बहुत स्लो है। अच्छा, हिंडाल्को पर राय जानना चाहते हैं और चूंकि गौरांग सर के प्रशंसक है तो गौरांग सर मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। ये पूछ रहे हैं कि इस बड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है। वैसे 50% टैरिफ के ऐलान से हम कॉपर शेयरों पर प्रेशर भी देख रहे हैं। हिंडाल्को में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं और 689 के प्राइस तक इनका ये स्टॉक का आया है। तो जरा बताइए क्या रणनीति रखी जाए हिंडाल्को में? पहले तो कुणाल भाई आपको सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से, और शब्दावली और प्रशंसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास हमेशा ऐसा ही रहता है कि हम ईटी नाउ स्वदेश के चैनल के माध्यम के द्वारा लोगों का हाथ पकड़ करके वित्तीय सुलझे हुए निवेशक शेयर बाजार में कैसे बने, न कि उलझे हुए कारोबारी, यही प्रयास रहता है और मार्गदर्शन करते हैं हम। तो ईटी नाउ स्वदेश का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस मंच पर बुला करके। हिंडाल्को धातु क्षेत्र का शेयर, और अभी अभी माननीय बुद्धिजीवी राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ टिप्पणियां कल करी है एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील वगैरह को लेकर के। धातु क्षेत्र में कुणाल भाई ऐसा होता है कि आपको बाकी अन्य क्षेत्र की कंपनी के मुकाबले जिस तरीके से आपको हलचल दिखाई देती है उस प्रकार से नहीं होती। तो एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से टैरिफ को लेकर के लटकती तलवार, दूसरी परिस्थिति चाइना से जो खबरें आती हैं वो बहुत असर करती हैं धातु क्षेत्र के ऊपर। लेकिन आपका निवेश लंबी अवधि का है, आपने कई सालों पहले निवेश किया। और एक बात यहाँ पर और भी जोड़ना चाहूंगा प्रशांत भाई आपके दर्शकों के लिए,
ये निवेदन होगा कि अगर आपके पास कोई भी फिजिकल शेयर है, उसको कृपया करके डीमैट करा लीजिए। अगर कुछ घटना घटती है तो शायद वो बहुत नुकसान आपको हो सकता है, तो डीमैट करा लेंगे तो ज्यादा अनिवार्य है। फिजिकल फॉर्म में रखने से बहुत सारे संकट खड़े हो सकते हैं, घूम सकता है, दीमक खा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हिंडाल्को पर लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय है। करीबन 740 के पास के अनुमानित लक्ष्यांक है फिलहाल। नतीजे और परिस्थिति में सुधार हुआ तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। तो ये राय। और इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकर साहब भी जुड़ चुके हैं। निमेश जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। चूंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जरा एक बार टेक्निकल लेवल्स पर बाजार को परखिए। बाजार पे आपकी क्या राय बन रही है? वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है एक बुलिश स्ट्रक्चर है, और कल के सेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि बैंक निफ्टी के लीडरशिप में निफ्टी में भी एक रिकवरी देखी थी। हमारा मानना है कि निफ्टी के अंदर जो नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 25,500 आज के दिन का अगर बात करें तो 25,500 25,450 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, और ऊपर की तरफ बात करें तो 25,600 25,650 एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। निफ्टी को नया मोमेंटम कैप्चर करने के लिए 25,650 के ऊपर निकलना काफी जरूरी है, और मेरा मानना है कि आज के दिन में तो कोई ऐसा ब्रेकआउट आ जाएगा ऐसे चांसेस नहीं दिख रहे हैं। 25,650 एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। बट कल के सेशन में जैसे ही टीसीएस के रिजल्ट स्टार्ट होंगे, आईटी सेक्टर से अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो आईटी सेक्टर से सपोर्ट मिलेगा। बैंकिंग स्ट्रांग है, तो बैंकिंग और आईटी दोनों मिला के निफ्टी को एक अपसाइड मोमेंटम दे सकते हैं, ऐसा अनुमान है मेरा। तो व्यू फिलहाल बुलिश ही है इंडेक्स के ऊपर, और स्टॉक स्पेसिफिक अभी हलचल ज्यादा दिख रही है, तो मैं मानूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के काम करना बेटर स्ट्रेटेजी है ये मार्केट के अंदर। पर जैसे ही निफ्टी ऊपर की तरफ 650 का लेवल ब्रेक करता है, 25,650 का, तब मेरा मानना है कि निफ्टी में बाय करके चलना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति फिलहाल बाजार में रखनी चाहिए, और बाजार का सेटअप कैसा है वो भी आपको निमेश जी ने बताया। यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़ते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगला सवाल लेते हैं यूट्यूब के जरिए। संदीप का हमारे पास आया है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 44 की है। 450 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। राजस्थान से इन्होंने चूरू से अपना सवाल हम तक पहुंचाया। फिलहाल नुकसान में है। बताएं निमेश जी, क्या राय बन रही है? शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, बाइंग प्राइस 44 की। जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर व्यू जो है वो मेरा बुलिश है, और हालांकि एक छोटी बैंक है तो वोलेटिलिटी जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल अभी आप जो है वो होल्ड करके रख सकते हैं। जिस तरह से मोमेंटम और जिस तरह से स्ट्रक्चर है, मेरा मानना है कि ऊपर की तरफ जो है वो 2550 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं, चांसेस ज्यादा है। एक सपोर्ट एरिया के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो व्यू फिलहाल बुलिश है। आप 25 के लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये है राय उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आपको मिलती हुई। पर्व सैनी का सवाल लेते हैं। सेंट्रल बैंक पे इनको राय जाननी है, और 41 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की है। नजरिया इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन गौरांग सर जरा बताइए सेंट्रल बैंक पे आपकी क्या राय बन रही है? 41 रुपए के आसपास की खरीदारी है, और 10,400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर होता हुआ। प्रशांत भाई, पता नहीं इन्होंने 10,400 शेयर क्या सोच करके निवेश किया है। अगर छोटी मध्यम अवधि के लिए किया होगा और नुकसान हो गया है तो ये मेरे ख्याल से रणनीति ठीक नहीं है शेयर बाजार में। स्टॉप लॉस आपको रखना बहुत ही अनिवार्य है अगर आपने ट्रेडिंग करना है स्टॉक मार्केट में। दूसरी बात यह है प्रशांत भाई कि सेंट्रल बैंक हमारी रिसर्च टीम की कवरेज में नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सरकारी बैंकों में जहां पर हमें अच्छा लग रहा है और लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और इंडियन बैंक। एक सावधानी रखने की भी मैं बात यहां पर करूंगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ जो छोटी सरकारी बैंक हैं उनके नतीजों में बहुत अनिश्चितता का वातावरण होता है। 1-2 तिमाही में बहुत ही अच्छे नतीजे आए और बाकी 1-2 तिमाही के नतीजे में उतनी ही नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हो जाती है। तो दाम देख करके निवेश मत कीजिए, काम और नतीजे देख करके निवेश कीजिए। तो ये है राय आपको सेंट्रल बैंक पर मिलती हुई और एक बेहतर नजरिया। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय देने के लिए। निमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बाजार के साथ दर्शकों को भी अहम राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ यो स्टॉक में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए, हम उन सवालों को आने वाले शोज में शामिल करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की तमाम खबरें। विश्व मोहन बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।